हेलो बच्चों, वेलकम टू जीपी क्लासेस और गीतांजलि पाठशाला। तो आज हम 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि तो पहली न्यूज़ क्या है कि एससी स्टेट्स लोकपाल ऑर्डर ऑन पावर ओवर एच जैसे बेसिकली लोकपाल ने एक ऑर्डर दिया था कि जिसके अंडर एससी जजेस को ये लोकपाल एक्ट के एम्बिट के अंडर लाया गया था। ठीक है, क्योंकि एससी जजेस क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम जनवरी 27 को लोकपाल ने एक ऑर्डर पास किया था। अकॉर्डिंग टू देम एससी जजेस आर पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, एंड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बट नॉट द पब्लिक सर्वेंट अंडर लोकपाल एक्ट। तो ये जो है एससी का ये कहना है कि ठीक है कि एससी जो है पब्लिक सर्वेंट है करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर बट नॉट दी पब्लिक सर्वेंट अंडर लोकपाल एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है, जिस लोकपाल एक्ट के अंदर जो जिसको पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं आते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, अब ऐसे ही जजिंग एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विल रिमेन विद इन दी एम्बिट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एनी पर्सन इन सेक्शन 41। अब ये उनको किस में वो किस में आएंगे, एनी पर्सन के सेक्शन के अंडर आएंगे, ऐसा कोर्ट का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। अब ये सुओ मोटो क्या होता है, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। मतलब कोर्ट ने खुद से इस पर एक्शन लिया है। ठीक है, कोई अपील ज़्यादा पास नहीं की गई है इसके लिए। और जस्टिस कौन थे, ये बी आर गवाई, जैसे ये जस्टिस बी आर गवाई, सूर्यकांत, जस्टिस ए एस ओका, ये जो है सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये जजेस के नाम आपको पता होने चाहिए। ऐसे जजेस के नाम अक्सर आपसे पूछा जा सकता है, मे बी आपसे CUET के एग्ज़ाम में वन लाइनर में पूछ लेंगे। ठीक है, तो आगे दोनों लोगों के वकील आपस में आर्ग्यू कर रहे थे। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, जैसे अब यहाँ पे क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से लीगल प्रोविजंस पिक्चर में आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल 214 की बात आ रही है कि अकॉर्डिंग टू दैट विच सेड देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। तो बेसिकली हाई कोर्ट इस्टेब्लिश होती है आर्टिकल 214 के अंडर। ठीक है, तो आर्टिकल 1 to 4 की जैसे बात हो रही है, आर्टिकल 1 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 1 to 4 के अंदर सुप्रीम कोर्ट होती है, आर्टिकल 214 के अंदर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश होते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे दी एंटी करप्शन बॉडी एज्यूम द जुरिडिक्शन इंक्वायर द इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट अबाउट हाई कोर्ट, जैसे ऑन द ग्राउंड दैट अनलाइक सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट in India were constituted by British Parliamentary Act, Indian High Court Act 1861 and Government of India Act 1935, the latter patent of the British movement. In fact, the High Courts pretend the Constitution, the लोकपाल, ऐसा लोकपाल ने ऐसा बोला था। अब लोकपाल की ये रीजनिंग थी कि ठीक है कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं ये बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉ के अंडर इस्टेब्लिश की गई थी, इनका ऐसा कहना है। ठीक है, तो ये दोनों के आर्ग्यूमेंट चले थे। तो आपको पता होना चाहिए कि लीगल आर्ग्यूमेंट या लीगल बेसिस क्या रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्ट कौन सा पिक्चर में है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। और किस पे बात हो रही है, पब्लिक सर्वेंट की जो टर्मिनोलॉजी है कि उसमें पब्लिक सर्वेंट किसे बोला गया है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि January 3 ऑर्डर द लोकपाल एक्सप्लेन द सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट ए बॉडी इस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और बट लोकपाल फाउंड दैट, अब यही यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश कैसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश हुई है, उसी के बेस पे लोकपाल ने कुछ अपने ऑर्डर दिए थे। यही सब आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो आपको लीगल टर्मिनोलॉजीज और लीगल आर्ग्यूमेंट्स किसने क्या रखा है और कैसे रखा है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे टर्म एनी पर्सन है, ये किस एक्ट के अंदर बात हो रही है, तो ये सब आपको देखना है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं कि वाटरिंग डाउन दी पोल्यूशन इन गंगा। अब ये जो आर्टिकल है बेसिकली हिंदू में आर्टिकल आया था। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा के वाटर को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि पानी क्लीन है या नहीं है, उसको लेके न्यूज़पेपर ने अपना ओपिनियन दिया है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की यहाँ पे बात हो रही है कि जो कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, जिसकी रिपोर्ट्स के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि वाटर इज़ क्लीन और नॉट। ठीक है, तो CPCB क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का क्या काम होता है, किस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये आप जाके आज इंटरनेट पे सर्च करेंगे। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, तो COD मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों टर्म्स आप जाके सर्च करेंगे इंटरनेट पे। ठीक है, तो ये मोस्टली ये दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट फॉर CUET के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे बेसिकली वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो यहाँ पे जो न्यूज़ हमने पढ़ी थी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट एग्ज़ाम एज वेल एज CUET, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको दोनों के लिए आपको देखना है। वन लाइनर भी इसमें पूछा जा सकते हैं और पूरी स्टोरी के बेस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया, इज़ देयर राइट टू टेक ऑफेंस। तो बेसिकली यहाँ पे दो हाई कोर्ट जजेस हैं। ठीक है,
तो और एक एडवोकेट हैं एक एडवोकेट और हाई कोर्ट जज के ओपिनियन को, उनके आंसर्स को, उनसे क्वेश्चन पूछे गए किसके ऊपर, जो कि यूट्यूब शो है इंडिया गॉट लेटेंट। ठीक है, जो अभी रिसेंटली बहुत ही रिसेंट कंट्रोवर्सी है और बहुत लंबे टाइम से न्यूज़ में है कि रणवीर अलाहाबादी, बेसिकली ऑब्सीन कंटेंट के ऊपर बात है कि कौन से कंटेंट को ऑब्सीन बोला जा सकता है। अब यहाँ पे आपको, जैसे ही आपने ये न्यूज़ सुनी तो आपके दिमाग में ऐसे क्लैट स्टूडेंट, ऐसे क्लैट एस्पिरेंट, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ठीक है, कि इसमें कौन से फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हैं? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कौन सा हो गया आपके यहाँ? फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 19(2), जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा आर्टिकल 92 की बात हो रही है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की किस कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के इसमें क्या रोल है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर उसमें क्या, और बट फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड की है, बट खाली फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उसके साथ वहाँ पे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ठीक है, तो कहाँ पे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पे कितने रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे होने चाहिए या किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ये सब यहाँ पे इन लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, शुड लॉ बी पैटर्नलिस्टिक और रिस्ट्रिक्ट द स्पीच ओनली व्हेन इट पोजेस इमेंस रिस्क टू पब्लिक ऑर्डर। अब जिन जजेस के क्या ओपिनियन है, इनको देखने की हाँ कि कॉन्स्टिट्यूशन से डिबेट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू दी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज। अब ये किसने क्या बात करी है? ठीक है, और यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई कि अम्बेडकर जी जो हैं, इनके अम्बेडकर जी ने इन चीज़ों के बारे में क्या बोला है। ठीक है, तो जिसने यहाँ पे टर्म एक मेंशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या टर्म है, इसको आप जाके इंटरनेट पे सर्च मारेंगे व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आगे देखेंगे कि फॉर इंस्टेंस अम्बेडकर बिलीव दैट इट इज़ वाइजर टू इंस्ट्रक्ट द लेजिस्लेचर विद द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ administration rather than embedding them in the constitution. They said that I agree whether the form of speech qualifies an offense is a matter strictly governed by substantive law। यानी कि substantive law एक होना चाहिए कि जिस लॉ इस पूरी बात का मोटा मोटा मतलब ये है कि लॉ एक होना चाहिए, लॉ में ये डिफाइन होनी चाहिए कि किस स्पीच को हम ऑफेंसिव या ऑफेंसिवली सब्सटेंटिवली ऑफेंसिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए इसके अंदर। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज़ अ वाइटल सेफ गार्ड अगेंस्ट द मोरल कन्विक्शन ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, अब ये यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या पूछा गया, इसका क्या आंसर दिया गया, इसको आपको देखना होगा जाके। ठीक है, अब ऑब्ससीनिटी इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। अब यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल चीज़ें और बहुत ही वैसी भी बात की गई है। ठीक है, कुछ केस भी मेंशन किए कि 1964 में सुप्रीम कोर्ट इन रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अप्लाइड द विक्टोरियन एरा हैकलिन टेस्ट। अभी हैकलिन टेस्ट क्या है? टू बैन लेडी चैटली लोअर DH लॉरेंस, इट डिफाइंड द ऑब्ससीनिटी एज एनीथिंग विद ए टेंडेंसी टू डिप्रेव और करप्ट दोस susceptible to immoral influence। 50 years later in Avik Sarkar versus State of West Bengal, the court embraced the कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। अब ये दो टेस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए, ये दोनों ही टेस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है आपके CUET के लिए भी और क्लैट के लिए भी। ये दोनों टेस्ट क्या हैं, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और ये दोनों केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहीं पे ऐसे इन सब केसेस के बारे में बात होगी, क्या ओपिनियन थे। ठीक है ना, अब ऑब्ससीनिटी इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड अंडर क्रिमिनल लॉ और द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब IT एक्ट भी यहाँ पे अपने आप, क्योंकि इंटरनेट कंटेंट की इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे IT एक्ट भी अपने आप रोल में आने वाला था। जस्टिस कृष्ण राज कपूर, ये राज में बहुत पुराने केस की बात हुई है, तो ये सब पुराने केसेस भी आपको ध्यान में देने। तो सत्यम शिवम सुंदरम एक बहुत ही फेमस मूवी है। ठीक है, वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ बात हुई थी, ऑब्ससीनिटी की बात हुई थी, तो वहाँ पे भी कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया था, किस लिए लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या डेटा है कि अब हाँ, यहीं पे ही ये चीज़ को भी बोला गया है कि ये चीज़ भी बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि जब हेट स्पीच होती है, जब बहुत सारे MPs इलेक्शन जीतने के लिए हेट स्पीच देते हैं, तब इतना स्विफ्टली एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन इस केस में बहुत स्विफ्टली एक्शन हुआ है। ठीक है, तो ऐसा एक्शन वहाँ पे भी ऐसा ही एक्शन होना चाहिए, और हेट स्पीच तो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट सभी लॉज, सभी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यहाँ पे पिक्चर में आएंगे, और बहुत सारे लॉ यहाँ पे पिक्चर में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सभी को चीज़ों को एक साथ में रख के देखना है कि किसका यहाँ पे क्या इफेक्ट है, कैसी क्या रीजनिंग है। ठीक है, अब ये भी आर्टिकल एक्सप्रेस में आया था, ये भी सेम रणवीर अलाहाबादिया केस के ऊपर है। इसके अंदर भी वही है कि बेसिकली आर्टिकल ने अपना ओपिनियन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चैनल को बैन नहीं किया है कि उसके ऊपर
न्यूज़पेपर ने अपना ओपिनियन दिया है, तो बेसिकली कैसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं जाके। और यहाँ पे जैसे चिलिंग इफेक्ट टर्म यूज हुई है, चिलिंग इफेक्ट, तो इसको आप घर जाएंगे और आप देखेंगे कि चिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी कुछ डिसीजन दिया गया था, ठीक है, इन विच SC एम्फेसाइज द वेग रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑनलाइन स्पीच एंड कैन लीड टू चिलिंग इफेक्ट, ठीक है ना, कि वेग रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन स्पीच के ऊपर वेग रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है, आपसे भी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। INB मिनिस्ट्री वॉन्स द OTT अगेंस्ट ऑब्सीन कंटेंट। अब ये भी सेम केस से रिलेटेड चीज़ है कि बेसिकली इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है ऑब्सीन कंटेंट के पीछे पड़ी हुई है कि यहाँ से OTT से ऑब्सीन कंटेंट को हटाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से दूसरे लॉस के बारे में बात की गई है कि कौन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो है इससे यहाँ पे पिक्चर में है, उसके क्या प्रोविजंस है, कौन से प्रोविजन यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। और कौन कौन से लॉस हैं जो कि पिक्चर में आ सकते हैं, वो है आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986, भारतीय न्याय संहिता और 2023 प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट, ठीक है, कि चिल्ड्रन को लेकर कोई सीन कंटेंट है तो फिर वो पॉक्सो के अंदर भी उसमें आएगा। तो IT एक्ट के बारे में पहले से बात हो रखी है, IT एक्ट 2000, ठीक है ना। तो ये सब एक्ट इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अपनी एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें अपने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। ये डायरेक्शंस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ऐसे कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इस कंजम्पशन इनफ टू ड्राइव ग्रोथ, ठीक है। अब ये बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पे क्या बात की गई है, क्या ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, ग्रोथ के लिए क्या सिर्फ कंजम्पशन पे काम चल जाएगा, कि सिर्फ कंजम्पशन ही इनफ है, कंजम्पशन को बढ़ाना क्या इनफ है। अब इसके लिए आपको मेजरली आइडिया होना चाहिए कि GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या होता है, ये एकदम आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अगर आप पूरे न्यूज़ को देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एक अच्छे से फॉर्मूला दिया गया है कि GDP का मतलब होता है क्या है, वैल्यू एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें आपका कंजम्पशन आएगा, कंजम्पशन आता है, प्राइवेट कंजम्पशन आता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन आता है, और ये सारी चीज़ें आपके अंदर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी इसके अंदर आता है, ठीक है। ई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है बेसिकली, ई माइनस एन जो है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, बेसिक इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे, और फिर यहाँ पे न्यूज़पेपर ने अपना ओपिनियन दिया है कि क्या इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कि सिर्फ कंजम्पशन को बढ़ाना इनफ है, यहाँ पे कुछ और भी बात करने के, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है और बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसकी बात हुई है। और यहाँ पे इंडिया और चाइना का कंपैरिजन भी दिया गया है, ठीक है, कि इंडिया की ग्रोथ कैसी रही है और चाइना की GDP की ग्रोथ कैसी रही है पिछले सालों में। यहाँ पे 1990 से 2022 के डेटा तक को लिया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि प्रोविजंस ऑफ DP एक्ट इन्फेंटलाइज VWDs एक्टिविटी। तो बेसिकली किस एक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। यहाँ पे न्यूज़ क्या है, अब यहाँ पे बेसिकली डिसेबल्ड जो कि डिसेबली राइट एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये केस किया है कि उनकी डिमांड है ये कि जो DPDP एक्ट है उसके अंदर जो है चिल्ड्रन को जो है ना, चिल्ड्रन एक्ट हैज़ क्लब चिल्ड्रन विद दी पर्सन विद डिसेबिलिटी टू मैंडेट दैट इवन इन केस ऑफ डिसेबल्ड एडल्ट हु हैव लीगल गार्डियंस कंसेंट फॉर द यूज़ ऑफ एनी पर्सनल डेटा मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द गार्डियन ऑफ कंसर्न। बेसिकली बात क्या है कि अगर आपको चिल्ड्रन का कोई पर्सनल डेटा यूज़ करना है, ठीक है, तो आपको उनके गार्डियंस की परमिशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यही ओनली गार्जियन उन चिल्ड्रन के साथ इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो उनके बारे में उनको भी यही बोला जा रहा है कि अगर कोई इफ़ देर इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर उनके कुछ पर्सनल डेटा को आपको यूज़ करना है तो उसका कंसेंट भी उनके पेरेंट्स से या उनके गार्जियन से लिया जाए, ठीक है ना। तो इसके अगेंस्ट जो डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट ने उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है कि अब जिनको डिसेबल माना गया है तो इस एक्ट के अंदर यूनाइटेड कन्वेंशन ऑफ राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी एक कन्वेंशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसको आपको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली दिस न्यूज़ इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर CUET, ठीक है। CUET एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्लैट के लिए थोड़ा लीगल आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
विदाउट एप्लीकेशन व्हाट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एंड वाई, ठीक है ना। अब इसमें क्या, यहाँ पे क्या बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टेड स्टेट टू कंसीडर दी प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ प्रेजर्स इवन इफ दे देमसेल्फ डू नॉट अप्लाई फॉर रिमिशन बिफोर हैंड, कि ठीक है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को ऐसा बोला है कि जब किसी भी प्रिजनर को ऐसे रिलीज़ किया जाए, जब उन्होंने अप्लाई नहीं किया है रिलीज़ होने के लिए, वो अपने रिलीज़ के लिए, तो उसमें वहाँ पे स्टेट को वहाँ पे ध्यान से डिसीजन लेना है, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रेमिशन, लॉ ऑफ रेमिशन क्या है, ठीक है। अब लॉ ऑफ रेमिशन के साथ व्हाट आर दी अदर डायरेक्शन दैट कोर्ट इशूड, तो कोर्ट ने कौन कौन सी अदर दूसरे डायरेक्शन दी गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट केसेस भी दिए गए हैं जिसमें मफ्ताबाई मोतीबाई सागर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है। इस केस में ऐसे ने क्या किया था, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट द स्टेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट टू रेमिट दी सेंटेंसेस अंडर आर्टिकल 72 एंड 161। तो यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट, ठीक है, तो इनके पास पावर होती है आपको रेमिशन की, और आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161, तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस कौन से आर्टिकल के अंदर गवर्नर को पावर दी गई है और कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, ठीक है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट की रेमिशन पावर में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको जाके देखना है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ क्लैट एंड CUET, आपको इसको जाके देखना है, आप ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आर्टिकल 110 की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न बाई विच MP may be asked to vacate seat in case of prolonged absence from parliament। बेसिकली एक MP है अमृतपाल सिंह जी, ठीक है ना, वो काफ़ी टाइम से असेंबली से मिसिंग है, और ठीक है कि तो आर्टिकल 110 में क्या प्रोविजंस हैं इस चीज़ को लेके, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, इसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे जाके देखेंगे रिट्स एंड इनविट्स, बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात हो रही है, ठीक है। मार्केट इंस्ट्रूमेंट है दोनों, तो इनकी REIT और इनविट्स की क्या फुल फॉर्म है ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली CUET के लिए इंपॉर्टेंट है और क्लैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में या GK में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब रेट्स क्या करते हैं, अलाउ इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रॉपर्टी सच एस ऑफिस बियरिंग अपार्टमेंट शॉपिंग सेंटर एंड होटल्स बाय बाइंग शेयर्स ऑफ द ट्रस्ट। और इनविट्स से कोई भी इंडिविजुअल क्या कर सकता है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेट्स में और इनविट्स में क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है ना। ये वन लाइनर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ क्लैट एंड CUET। तो दीज आर द अवर इंपॉर्टेंट न्यूज़ टुडे, ठीक है। अब जाके ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।